हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस टेस्ट सीरीज के नए क्लास में। आज के क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और टेस्ट नंबर 5 है, तो ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक हम 4 तक की के हैं उसके आगे करेंगे। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि एक साथ कराने के लिए, तो क्लास ऐसे पार्ट पार्ट में रहेगी, बहुत ज़्यादा क्लास बड़ी हो जा रही है। तो उसके आगे जब आप टेस्ट प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास मिल जाएगी। उसके आगे से हम लोग प्रश्न शुरू करेंगे। पिछले तक में टेस्ट सीरीज में हम लोग 50 तक किए थे, जियोग्राफी चल रहा था, और आज जो हम लोग 50 से आगे कंप्लीट करेंगे। और हर संडे संडे को आपको महामैराथन क्लास मिली जा रही है। और बता दें साथियों, आप सभी की डिमांड पर जो है करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। जिस तरीके से यूपी पीसीएस में आपको शानदार प्रश्न मिले, उत्तराखंड पीसीएस में आपको प्रश्न देखने को मिले हमारे प्रैक्टिस सीरीज से, उसी तरीके से इस बार भी आपको ये प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा, रिवीजन शॉर्ट नोट्स मिलेगा और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। तो आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और बैच से जुड़ने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे पीडीएफ्स और बाकी सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 51। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दो मैदानी नदी नहीं है। ठीक है, एक जो नदी है इसमें क्या है, वो मैदानी नदी नहीं है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है गोमती, वरुणा, पांडो या नारायणी। तो ध्यान दीजिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 51 का, वो होगा ऑप्शन डी, नारायणी नदी। नारायणी नदी जो है, जो उसी नदी को जो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम हिमालय से हुआ है। कहाँ से? हिमालय से। तो मैदानी नदी कह रहा है, यानी जो हिमालय से न निकले हो, मैदान से निकली हो। इसमें गोमती है, पांडु है और वरुणा, 3 नदियाँ मैदान से हैं। और ये जो है नारायणी यानी गंडक नदी, ये आपकी हिमालय से निकली हुई नदी है। ये जो है नेपाल से निकलकर जो है उत्तर भारत में प्रवेश करती है, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है। क्या? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है। बात करेंगे इसमें, आप देखेंगे वरुणा नदी की, तो ये जो नदी है, इसका ये जो है गंगा की जो सहायक नदी है, उस वहाँ पे ये कुलपुर नामक स्थान से निकलती है। और ये जो है अ, वाराणसी के सराय मोहना के पास गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? बनारस में। ठीक है, वहाँ पे मिलती है, और ये जो है फूलपुर नामक स्थान से निकलती है। पांडु नदी की अगर बात कीजिएगा, पांडु की, तो ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से निकलती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से निकलती है, और ये फतेहपुर में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो अब गोमती को आप जान ही रहे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 52 क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, और यह रूस में स्थित है। 2 स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कौन सा इसमें से सही है। कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और नौ तो एक, नौ तो दो। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक और दो दोनों, यानी बैकाल झील को जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बैकाल झील कहाँ स्थित है? तो आपके रूस में स्थित है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित पर विचार करें। ब्यास, रावी, सतलज और चेनाब उपयुक्त नदियों में किसका जो है उद्गम स्थल भारत में है? ठीक है, इन 4 में से किनका उद्गम स्थल भारत में है, तो आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 है ना, 2 3 4 या 1 2 4 उपयुक्त सभी। सबसे पहले अगर आपको इन चारों नदियों में देखना हो, तो सतलज नदी जो है, ये अगर आप ये देखें, सतलज नदी, इसका उद्गम स्थल जो है राक्षस ताल है। आपको अगर याद आ रहा हो, राक्षस ताल हमने बताया था आपको। राक्षस ताल, और ये तिब्बत जो चाइना ऑक्युपाइड है ना, तिब्बत वहाँ पर है ये। यानी इसका ही उद्गम स्थल पहले तो भारत में नहीं है। तो 3 अगर हटा दिया जाए और पूछ रहे किसका उद्गम स्थल भारत में है, 3 के हटने के साथ भी बाकी सारे ऑप्शन कट जाएंगे। यानी अगर आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे 1 2 4, यानी ब्यास, रावी और चेनाब, जो ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल जो है हिमालय में ही है, और इनका उद्गम स्थल कहाँ पे? भारत में ही। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा एक क्षेत्रफल के अनुसार अंतिम स्थान पर है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? क्या कह रहा है कि महाद्वीपों में कौन से क्षेत्रफल के अनुसार अंतिम स्थान पर, क्षेत्रफल के अनुसार, है ना। ये 4 महाद्वीप दिए हुए हैं, और इनमें से आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, क्षेत्रफल के अनुसार अगर आप देखें तो ये यूरोप जो है तीनों चारों ऑप्शन में आपका जो है अंतिम स्थान पर होगा। ठीक है, बाकी एशिया है, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका, ये तीनों जो है इससे बड़े होंगे। ठीक है, कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप देखें, सबसे इन चारों में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होगा वो एशिया का होगा। उसके बाद से आपका आएगा ये डी, अफ्रीका और
उसके बाद से उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उसके बाद से यूरोप आएगा। तो ये अगर क्रम भी ऐसे अरेंज करने का पूछ सकता था प्रश्न, हालांकि इसमें एक ही पॉइंट पूछा हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, क्या कह रहा है कि हरित जलवायु निधि की स्थापना किस वर्ष की गई? कह रहा है 2010, 2011, 2012 या 2015। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 2011 में। जो हरित जलवायु निधि है, इसकी स्थापना जो है यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा जो 2011 में की गई। और इसके अंतर्गत जो है जाके क्या दीजिएगा 100 जो है बिलियन $100 बिलियन का जो है एक कोष की स्थापना की गई, जो विकसित देशों द्वारा उसको कंट्रीब्यूट किया गया है, विकसित देशों द्वारा, है ना। तो हरित जलवायु निधि 2011, और ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान उसको बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 56 क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और अवस्थिति, रेंगमा, टोडा, बिरहोर, ठीक है। और इसमें कह रहा है स्थिति के अनुसार युग्म में कौन सा सही सुमेलित है, यानी रेंगमा का अंडमान निकोबार, टोडा तमिलनाडु, बिरहोर झारखंड। इसमें कह रहा है कि कौन जो है सही सुमेलित है, या तो 1 और 3, 2 3, 1 और 2, या उपयुक्त में से सभी। एक बार ध्यान से देखिए इसको, इस प्रश्न को, और बताइए कितने ऑप्शन इसमें सही होंगे। प्रश्न संख्या जो है 56 जो है, इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 सही होगा, यानी टोडा आपका तमिलनाडु सही है, बिरहोर झारखंड सही है। तो इसमें जो रेंगमा गलत है, अंडमान निकोबार, यानी तो रेंगमा कहाँ की जनजाति है? तो रेंगमा जो है ये नागालैंड और असम में पाई जाती है। कहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, ये नागालैंड और असम में, कहाँ पर? नागालैंड और असम में ये पाई जाने वाली जनजाति है। तो बाकी दो आपके युग्म सही है, यानी टोडा तमिलनाडु और बिरहोर झारखंड। इस हिसाब से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रेंगमा याद रखिएगा, असम और नागालैंड। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 57 नंबर क्या कह रहा है? भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो भारत की अगर आप बात करें तो यहाँ से होकर लगभग गुजरती है रेखा। तो ये जो रेखा है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये जो आप एक मकर रेखा नहीं है, ये आपकी जो टाइम लाइन है वो उस रेखा की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो रेखा का मैप बनेगा कुछ यहाँ से इस तरीके से आता है ये लाइन, ठीक है, 82.5 डिग्री पे। यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इस लाइन की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन जो है आपका सी से उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना। यानी अगर आप भारत के मैप पे अगर देखें इसको, इस वाले रीजन में आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये तीनों होते हुए जो है ये लाइन आपकी गुजरती है। यहाँ पे तेलंगाना आपका किनारे कट जाता है, ये तेलंगाना आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से जो हम बता रहे थे अभी, ये वाली लाइन जो है जो भारत को हाफ एंड हाफ में डिवाइड करती है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और इस पे जितने राज्य हैं, इस रेखा पर, ये सारे के सारे याद होने चाहिए। कई बार इनका क्रम भी पूछ लेता है, नॉर्थ टू सॉरी ईस्ट टू वेस्ट करके इसका ये भी पूछ लेता है क्रम, और कौन कौन से इस पे राज्य हैं वो भी पूछ लेता है। यहाँ पे जो आप 82.5 डिग्री का सी सही उत्तर हो जाएगा, इस पर ये राज्य नहीं होगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न संख्या 58। तट के सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कह रहा है? तट से सागर की तरफ जाने पर, यानी आप कोस्टल एरिया में हैं और कोस्टल से आप सागर की तरफ जा रहे हैं, तीन सारे एरिया को बताइए। उच्च सागर, आंतरिक जल, जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, आधार रेखा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इन सबको जो आपको अरेंज करना है, और अरेंज करके आपको बताना है कौन सा जो इसमें सही बैठेगा। इस पर ध्यान से देखिए इन सारे ऑप्शंस को, और बताइए कि क्या इसमें सही बैठेगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 58 में जो है आपका जो सही बैठेगा वो होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जो आपका आएगा 2 आएगा, आंतरिक जल। आंतरिक जल के बाद से आपकी आधार रेखा आती है, उसके बाद से जो अ, प्रादेशिक समुद्री सीमा है टी, उसके बाद से 5 आएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और उसके बाद से उच्च सागर। तो ये आप अगर देखें इस तरीके से, किसी ईस्ट या वेस्ट कोस्ट में देखें इस तरीके, जब अंदर आप जाए तट से कह रहा सागर की तरफ अंदर जाएंगे, तो ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं आपको मतलब ये रेंज देखने को मिलेगा, कितने कितने रेंज में कौन कौन सी आपकी चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपको एक अरेंजमेंट वाला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। और स्पेशल फोकस जो आर ओ के लिए वो ध्यान दीजिएगा इसी तरीके के प्रश्नों पर रहे, कि जो आप प्रश्न और पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो भी फैक्ट्स पढ़ रहे हैं उसको ध्यान दें, उसके इर्द गिर्द यानी अगल बगल आप ध्यान दें। तो उसको अरेंज करने के लिए अगर आपसे पूछे तो आप अरेंज कर पाएंगे कि नहीं। जिस भी तरीके से अरेंज करने पूछे, इस तरीके के प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है।
59 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महानदी का उद्गम जो है झारखंड के पठार से होता है। दूसरा कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम तेलंगाना राज्य से होता है। असत्य कथन का चयन करना, ध्यान दीजिएगा इस वाले पॉइंट पे, असत्य। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न तो दो। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 59 जो है कह रहा है कौन सा असत्य है। तो इसमें देखिएगा पहला भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, असत्य कथन, तो हो जाएगा सी, से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा महानदी का जो है आपका उद्गम स्थल कह रहा है झारखंड के पठार से होता है, तो नहीं, महानदी का उद्गम जो है आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जो है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के पठार, जो रायपुर का सिंहावा जिला है, सिंहावा जगह, वहाँ से जो रायपुर जिला का सिंहावा जगह से इसकी उत्पत्ति होती है। तो महानदी का उद्गम झारखंड न होकर क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इस वजह से पहला गलत है। और दूसरा कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम तेलंगाना बता रहा है, तो तेलंगाना ये नहीं हो कावेरी नदी का, इसका जो है कर्नाटक में इसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ पर, कर्नाटक में पश्चिमी घाट से ये श्रेणी जो है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी का नाम आपने सुना होगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी वहां से होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कावेरी नदी किस तरीके से समझिएगा आप, देखिएगा अगर प्रश्न आप समझे तो नदियों से किस तरीके के प्रश्न पूछता है। नदियां जो है उसका ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उसका मुहाना कहाँ है, कौन से नदी ईस्ट फ्लोइंग है, कौन वेस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद से नदियों का आप देखें लंबाई के क्रम में एक एक ओवरव्यू रखें कि कौन कितनी लंबी नदी है। फिर उनका अरेंजमेंट पूछता है नदियाँ को, अगर आप भारत के मैप पे देखें तो आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जो जो नदियाँ हैं उनका क्रम पूछ लेता है। इस तरीके से आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो सारी चीज़ आपको ध्यान में रहेंगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 60 नंबर क्या कह रहा है। 60 नंबर कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसमें कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार आप जानते हैं इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा अगर आप आरोही क्रम की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा आपका कौन सा आएगा, आपका आएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश यानी दो पहले पर आएगा, तो दो को अगर पहले पर करेंगे तो सही हिसाब से आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश आएगा। उसके बाद से आपका पड़ेगा क्या, महाराष्ट्र पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बाद से आपका महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद से आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद से राजस्थान। क्रम आप ध्यान रखिएगा आरोही क्रम में इस तरीके से जब अरेंज करेंगे आप पे 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3 आपका ये क्रम बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साथियों अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूर्व की ओर, आया ना कि आप फिर से वेस्ट टू ईस्ट, ये क्रम जो है अरेंज करने वाले इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उत्तर का चयन करना है। कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और एवरेस्ट, इनको अरेंज कहाँ से करना भी इसी तरीके से। एक छोटा सा प्रश्न हम देखे थे अभी कुछ देर पहले ही, है ना, तो यानी पिछली वाली क्लास में था वो, उसमें जो अरेंज करना था तो इसी तरीके से था। एवरेस्ट था, उसमें अन्नपूर्णा था और बाकी 4 चोटियाँ थी। इनको जब अरेंज करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपका वेस्ट टू क्या कह रहा है, ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कह रहा है। तो इनका जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, प्रश्न संख्या 61 का जो है देखेंगे। सबसे पहले तो आपका आएगा धौलागिरी, पश्चिम से शुरू करेंगे जब, तो उसके बाद से आ जाएगा आपका अन्नपूर्णा, ठीक है। अन्नपूर्णा के बाद से आपका आएगा एवरेस्ट और कंचनजंगा आपके सबसे लास्ट में इस वाले रीजन में। कुछ दिन हमने आपको भी बताया था, तो ऑप्शन 3 से स्टार्ट करेगा तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैपिंग के पॉइंट्स को आप अच्छे से एक बार लोकेट करके देखते रहिए कि जो आपके पर्वत पठार है ना, जो प्रमुख दर्रे हैं उनके कौन कौन से पॉइंट कहाँ से ईस्ट वेस्ट अरेंज करके आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। 4 कोई नाम लिए उसको अरेंज करके देखिए कि इसमें क्या है, कैसे है चीज़ों को, ऐसे करके आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 62 नंबर देगा कि RO के लिए जो कंप्लीट करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच है वो स्टार्ट हो गया है। और वो बैच आप सभी के लिए जो RO एग्जाम दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जान रहे हैं करंट अफेयर का जो वेटेज है आपका RO में वो बहुत ही अपना एक अलग लेवल पर है ना, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। इसमें पूरे बैच में जो आपको हर महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की जो है क्विज प्रैक्टिस कराई जाएगी, उस प्रैक्टिस की आपको PDF दी जाएगी और अंत में रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स जो है आपको वन लाइनर फॉर्म में करके जो टू द पॉइंट फैक्ट्स हैं वो सब आपको दिए जाएंगे। तो फटाफट से आप जो लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़िए, और जो भी साथी हैं अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं फटाफट से जुड़ जाइएगा, क्योंकि बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आइए देखेंगे प्रश्न संख्या 62 कह रहा है, इसमें सूची दिया हुआ है कि दर्रे की एक तरफ किसे किसे जोड़ता है। तो दर्रा पहले तो कई बार इसको अरेंज करने के लिए दर्रे से प्रश्न पूछता है अरेंज करने के लिए, फिर कहाँ पर वो स्थित है, किस किस जगह पर, और ये प्रश्न बनता है कि कौन किसको जोड़ता है किस जगह। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ है, बुर्जिल है दर्रा, जोजिला है ना, बड़ा लाचला,
शिपकिला। बताना है कौन किसको कहाँ से जोड़ता है और उसके बाद आपका जो प्रूफ नीचे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 वो आपको मिलान करना है। सबसे पहले अगर आप देखें साथियों, तो जो बुर्जिल दर्रा है ये आपको जोड़ता है श्रीनगर से गिलगित को। किसको? श्रीनगर से गिलगित को। यानी दूसरा ऑप्शन जोजिला दर्रा की अगर हम बात करेंगे कि ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। किसको? श्रीनगर से लेह को। ए का दूसरा, बी का तीसरा। ए का दूसरा, बी का तीसरा अगर आप जाए देख लें तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, पहला एलिमिनेट होगा, दूसरा चौथा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, यानी सी और डी भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है बड़ा लाचला जो दर्रा है आपका, ये आपको मंडी से लेह को कनेक्ट करता है, यानी सी का चौथा हो जाएगा और डी का आपका पहला, शिमला से तिब्बत सिक्किला जो दर्रा है ये हो जाएगी। इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन में आपका कौन सा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी का चौथा था, डी का पहला। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के दर्रे हैं जो इनको वो ध्यान रखने हैं और खास करके जो ऊपर साइड में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है ना, और लेह लद्दाख श्रीनगर में, इस जगहों पे जो है वहाँ पे इन सारे दर्रों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और कौन किससे कनेक्टेड है ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान दे लीजिएगा। इसमें आपका जो बुर्जिल दर्रा है बी होगा और इसका जो आपका श्रीनगर लेता इसका 4 और शिपकिला आपका शिमला से तिब्बत। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। पेगिंग की प्रक्रिया का संबंध जो मूंगफली की फसल से है और यह जो है इस फसल के लिए हानिकारक है। असत्य कथन बताना, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है केवल ए, केवल दो, ए पर दो दोनों, न तो एक न तो दो। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है ना। और इसमें देखिएगा पहला इसमें ऑप्शन आपका सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पेगिंग की जो प्रक्रिया है इसका संबंध मूंगफली से ही है, ये बात सही है, लेकिन यह जो है इस फसल के लिए हानिकारक नहीं, ये लाभकारी है। ठीक है, ये लाभदायक है। तो दूसरा आपका गलत है। इस हिसाब से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यानी केवल दो। हमसे पूछा क्या था? असत्य कथन। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो दूसरा हमने आपको बताया कि क्यों गलत है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। और गलत क्यों है? तो ये फसल के लिए क्या है, ये लाभदायक होता है, हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ देंगे, देखेंगे साथियों अगला प्रश्न जो है। और देखिएगा एक चीज़ ध्यान से, टेस्ट जो करा रहे हैं तो बहुत लोग कह रहे हैं पूरा 200 क्वेश्चन का कराइए। ठीक है, 200 क्वेश्चन कराने में क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होती है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे क्लास चाहिए। तो पूरा टेस्ट सीरीज आपका वही है ना। अब पार्ट में जैसे आपका टेस्ट नंबर 4 है, अभी ये टेस्ट नंबर 5 है, इस तरीके से जब आगे बढ़ेंगे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उसके बाद से आगे का ही प्रश्न मिलेगा। जैसे इसके पिछले वाले में अगर हम देखें, टेस्ट नंबर 4 में हमने किया था 50 तक। अब टेस्ट नंबर 5 जो आपका आएगा इसमें इसके आगे के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और फिर जब इसको पूरा कंप्लीट होएगा तो हम आपको इसकी कंप्लीट क्लास जो मैराथन के रूप में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रेशम जो है कह रहा है एक तरफ प्रमुख उत्पादक राज्य है शहतूत रेशम और ट्रॉपिकल टसर रेशम, उप तसर रेशम, मूंगा रेशम। तो ये सब सारे दिए हुए हैं और प्रमुख उत्पादक राज्य है, इसमें आपको बताना है। सबसे पहले जानिए जो शहतूत रेशम है साथियों, उसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका होता है कहाँ पे? कर्नाटक में। तो इसका होगा ऑप्शन 2। ट्रॉपिकल टसर रेशम जो है ये आपका कहाँ पर होता है? तो झारखंड में। ठीक है, बी का आपका तीसरा हो जाएगा। और वो पर जो टसर रेशम है इसका आपका संबंध कहाँ से हो जाएगा? मणिपुर से। बचेगा मूंगा रेशम, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? असम में। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा। ए का दूसरा, बी का तीसरा। ठीक है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, है ना। और सी का चौथा था, डी का पहला। तो ये ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप मिलान के रूप में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाला, इन सब सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 65 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है ना। 4 दिया हुआ आपके सामने, कह रहा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कर्मेडिक जो गर्त है वो कह रहा है उत्तरी प्रशांत सागर में। उसके बाद से कह रहा है सुंडा गर्त की अगर बात करें तो हिंद महासागर, है ना। प्यूटोरिको जो गर्त है अटलांटिक महासागर और यूरेशियन जो बेसिन है वो कह रहा है आर्कटिक महासागर। तो बताइएगा इसमें कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, उसको आपको बताना है। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, यही आपका गलत है। ये सही सुन लेते हैं। जो कर्मेडिक गर्त है ये आपका उत्तरी प्रशांत में नहीं, ये कहाँ पर है? तो ये आपका दक्षिणी प्रशांत में। कहाँ पर? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। बाकी अन्य जो युग्म है आपके सही सुन लेते हैं। यानी सुंडा गर्त आपका हिंद महासागर सही है, प्यूटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर सही है, यूरेशियन बेसिन आपका आर्कटिक महासागर सही है। तो जो सही है ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है इसमें से कोई पॉइंट आपको नहीं पता है तो उस पॉइंट्स को आप नोट्स में अपने जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रश्न के अनुसार हमें बताना था कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ये क्यों सही है? मतलब सही कहने का मतलब है कि जो नहीं पूछा था यानी गलत है ऑप्शन, और सही पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई बार बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो लगता है कि नहीं प्रश्न का गलत बता दी।
तो हम आपको इसलिए एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्यों, कौन से प्रश्न में क्या आए थे। यहाँ पे दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। आगे बढ़िएगा तो इसी तरीके का ठीक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में जो सही सुमेलित नहीं है। कह रहा उर्मिया का झील ईरान, है ना, बॉइलिंग झील का डोमिनिका, फाइव फ्लावर झील आपका यूएसए, रेड लैगून झील आपका बोलिविया। तो बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 66 का जो है आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, फाइव फ्लावर झील, ये आपका यूएसए कह रहा है। ये आपका जो है फाइव फ्लावर झील जो है आपका, ये आपका कहाँ पड़ेगा, ये चीन में पड़ेगा। और ये जो यूएसए में है वो फाइव फिंगर झील है। तो ध्यान दीजिएगा, वो फाइव फ्लावर नहीं है, वो फाइव फिंगर झील करके है, वो यूएसए में है। तो बाकी अन्य युग्म आपके सही है। यानी उर्मिया झील आपका ईरान, अभी कल वाले प्रश्न में ये आया था, उर्मिया झील जो कि लास्ट वाले टेस्ट में ये पॉइंट आया था। बॉइलिंग झील डोमिनिका आपका सही है। रेड लैगून झील आपका बोलिविया, ये भी सही है। और यहाँ पर जो है फाइव फ्लावर झील जो है, फाइव फ्लावर आपका कहाँ पर पड़ रहा है, चीन में। और एक और है फाइव फिंगर झील, फाइव फिंगर झील करके, वो आपका कहाँ पर है, यूएसए में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गलत जो इसमें मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। फिर देखिएगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको दिए वहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहा है। निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित। अच्छा, जो ARO के लिए बता दें, एक बार ध्यान सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको दिया था, ठीक है। बहुत सारे साथियों को कमेंट कि वो टॉपिक जो है यहीं पे क्लास में आपको करा दिया जाए। तो कोशिश करके उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस से दिए हैं, परीक्षा तक जो है कोशिश करके हर एक टॉपिक पे क्लास आपको दे दिया जाएगा। उसमें पहला क्लास आ गया है, क्लास फर्स्ट जो है संविधान संशोधन, जहाँ से हर बार एक प्रश्न देखने, 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। पॉलिटी का ये टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर दिया और प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से जाके क्लास कंप्लीट कीजिए। इसी तरीके से आपको एक एक करके टॉपिक हम आपको सारा क्लास प्रोवाइड कराएंगे। खुद बहुत धन्यवाद उन सभी साथियों का जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं और कमेंट करके अपनी बातें यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका धन्यवाद, ये सब सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि आप जब बताते हैं तो चीज़ों को पता चलता है क्या कैसे कराना है। इससे टेस्ट सीरीज चलता रहेगा और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला है वो आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और उसमें देखेंगे, उसमें भी एक टॉपिक है महत्वपूर्ण, जो महासागरीय धाराएं हैं, जो पवने हैं, ये सब रीजनल लेवल के, ग्रासलैंड, उसके बाद से पर्वत पठार, वो सारे इंपॉर्टेंट है। उन सब पे एक शॉर्ट नोट्स करके हम आपको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा निम्न धाराओं में जो प्रशांत महासागर से संबंधित है, कनारी, फॉकलैंड, हम्बोल्ट या लेब्राडोर। यहाँ पे 4 तरीके की धाराओं का नाम दिया हुआ है। ये कौन कहाँ अब ये चलती हैं धाराएँ, आपको बताना है इसमें कौन सा आपका जो है यहाँ पर चलती है, किसमें प्रशांत महासागर से संबंधित हो। तो ध्यान दीजिएगा 60 का 7 का हुआ ऑप्शन सी, हम्बोल्ट की धारा, ठीक है। हम्बोल्ट की धारा जो है आपके प्रशांत महासागर से ये प्रवाहित होती है। और ये हम्बोल्ट की धारा को ही आप कहते हैं क्या, पेरू की धारा। हम्बोल्ट की धारा कहिए या पेरू की धारा, ये जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में, कौन से, दक्षिण प्रशांत महासागर में ये धारा चलती है। और ये मानसून को प्रभावित करके जो अल नीनो ला नीना है, इस घटना से इस धारा का संबंध है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा है हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा। बाकी अन्य धारा है, जैसे अगर आप देखें यहाँ पे कनारी की धारा, फॉकलैंड की धारा, है ना, ये सब धारा है। और लेब्राडोर है, ये सब कहाँ पर प्रवाहित होती हैं, ये भी जान लीजिए, ये प्रवाहित होती हैं अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली सारी धाराएं हैं। और ये सभी की सभी जो है ठंडी धाराएं हैं, ठीक है। कैसी है, ठंडी धाराएं हैं। और अगर आप देखें फॉकलैंड, मतलब अब उत्तरी दक्षिणी कर लिया, अटलांटिक महासागर में कुछ उत्तरी में है, कुछ दक्षिण में, तो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। बस इतना ध्यान रखिए ये तीनों तीनों आपके कहाँ के हैं, अटलांटिक महासागर की हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपका हमारा जो है यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देश दिया हुआ है और राजधानी दिया हुआ है। कह रहा है युगांडा, कंपाला, नामीबिया, अबूजा, जाम्बिया, लुसाका, है ना, कोस्टारिका जो सान जोस। यहाँ पर बताना है आपका कौन सा जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न संख्या 68 में, ठीक है। तो कह रहा है इसमें ऑप्शन बी देखिएगा, नामीबिया की जो राजधानी अबूजा बता रहा है, ये गलत है। इसमें जो है इसकी राजधानी क्या होगा, विंड हॉक, क्या है, विंड हॉक करके इसकी राजधानी है, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी नामीबिया की। और तब अबूजा किसकी राजधानी, ये भी किसी का दिया होगा, तो अबूजा जो है ये राजधानी है नाइजीरिया की, किसकी, नाइजीरिया की, ध्यान रखिएगा, ये राजधानी है ना। तो और बाकी जो अन्य आपका सही सुमेलित है, यानी युगांडा का कंपाला सही है, जाम्बिया का लुसाका, कोस्टारिका का सांचोस, ठीक है। अब इसके शॉर्ट नोट आपको नामीबिया का ध्यान रखना है, क्या बताया, और अबूजा कहाँ का है, नाइजीरिया का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए, प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में कौन सा क्रम सही है ना, कौन सा क्रम यहाँ पर सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्रम दे रहा है क्या क्या, पश्चिमी हिमालय, पंजाब हिमालय है ना,
कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ये 4 हिमालय हैं। उनको कह रहा है कि लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में बताना है आपको। सबसे पहले जानिए जो सबसे बड़ा है वो आपका कौन-सा है? कश्मीर हिमालय है, जिसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। बढ़ते क्रम में बताना है, तो बढ़ते क्रम में जब बताएँगे, ठीक है, कि इसमें कौन-कौन सा भाग जो है एक अलग-अलग जगह पर आएगा। इसमें देखिएगा कह रहा सबसे पहले आपका क्रम में कुमायूं हिमालय है, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर देखें सबसे छोटा अगर देखें किसका क्षेत्र है, तो वो है आपका कुमाऊं हिमालय का। कुमाऊं हिमालय आपको 2 ऑप्शन में नहीं मिलेगा पहले, है ना? तो कुमाऊं हिमालय यहाँ पर है, फिर उसके बाद से पहले में है। उसके बाद से आपको पड़ता है कश्मीर हिमालय, और उसके बाद से आएगा कश्मीर के बाद से नेपाल, और सॉरी कश्मीर के बाद से आपका आएगा असम हिमालय, तब आएगा आपका नेपाल हिमालय, ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन ए में दिखेगा, कुमायूं, कश्मीर, असम और नेपाल। मोटा-मोटी हम आपका इसका जो लंबाई है बता दें किस तरीके से लंबाई चौड़ाई इसका अलग-अलग कितना है। कुमायूं जो है आपका ये आपका पड़ेगा लगभग 320 के आसपास किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद से कश्मीर हिमालय का अगर आप देखेंगे तो 560 के आसपास है ये, है ना? असम हिमालय की अगर आप बात करेंगे, असम हिमालय, तो असम हिमालय आपका 720 है, और नेपाल हिमालय आपका जो है ये 800 किलोमीटर के आसपास है। तो ये इसकी कुछ चौड़ाई है, आपको लंबाई चौड़ाई ध्यान रखना है। इसमें पॉइंट ये है, ये देखिएगा जो जो हिमालय है, ये किन-किन नदियों के बीच को अलग करते हैं। जैसे अगर आप देखें भारत का इस तरीके से, तो ये जो पूर्ण हिमालयन का डिवीज़न है, इन डिवीज़न में ये अलग-अलग जो नदियाँ इनको कट करके इनके दोनों नदियों के बीच में ये बनते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर आप देखें कश्मीर और पंजाब हिमालय, ये सिंध और सतलज नदी के बीच में जब आपका पड़ता है, 2 नदियाँ, कई बार ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जो है कश्मीर, हिमालय, पंजाब में किन 2 नदियों के बीच में पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंध और कौन-सी नदी? आपके सतलज नदी। उसके बाद से जब दूसरा आएँगे आप, तो देखिएगा सतलज और काली के बीच में पड़ेगा ये, फिर काली, तीस्ता, दिहांग, इन तरह के नदियों के बीच में ये पड़ेगा। तो ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 70 नंबर क्या कह रहा है? कथन कारण वाला है, समझ गए होंगे क्या करना है। अभी कथन इसमें दिया हुआ है, और कह रहा है भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है। कारण बता रहा है कि भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 5500 मीटर, ठीक है, और जबकि हिमालय पर लगभग 6000 मीटर है। तो बताना है कथन कारण में सही भी है, और मतलब इसका कथन कारण सेटिस्फाई है कि नहीं, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि इसमें जो पॉइंट जाने पर ऊंचाई लगभग घटती बढ़ती है, तो सबसे पहले तो इसमें देखेंगे, आपका कह रहा है पहला ऑप्शन तो आपका सही है कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे, यानी अगर आप ऐसे अर्थ इक्वेटर से अगर आप इधर जा रहे हैं उधर ध्रुव की तरफ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हिम रेखा की ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है, ठीक है? ऊंचाई क्या होगी? घटेगी, तो वहाँ पे आपको बर्फ वगैरह दिखेगी जो हिम रेखा कहलाएगी, और जो भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर बढ़ने पर जो उनकी ऊंचाई क्रमशः घटेगी। क्या है? ऊंचाई तो घटी, ये बात आपका बिल्कुल सही है। कथन और कारण क्या है? भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 5500 मीटर, जबकि हिमालय पर 6000 मीटर है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया है। जो भूमध्य रेखा पर जो है हिम रेखा की ऊंचाई 6000 मीटर है, क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो अभी ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर देखें ये सही हो रहा है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हिम रेखा की ऊंचाई क्या है? घटेगी। तो आपको पहले कम यहाँ पर दे दे रहा है, कहाँ पे? इक्वेटर पे कह रहा है 5500 है, और जब ऊपर जाएंगे हिमालय की तरफ तो 6000 हो गए थे, तो उठने आप में ही गलत है। समझ में आ रही है बात क्या गलत हो रहा है? ठीक है, तो क्या है, इक्वेटर पर जो हिम रेखा की ऊंचाई है वो ज़्यादा होगी, जबकि हिमालय पे कम होगी, तो ये आर वाला आपका गलत हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, ये सही है। तो इस हिसाब से जाएंगे हम ऑप्शन में, तो आपका सी वाला सही रहता है, जनरली ये सही है और आर गलत है, ये आपका सही हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि ये जो आपका स्टेटमेंट है उसी को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि जब ध्रुव की ओर जाएंगे तो हिम रेखा की ऊंचाई घटती है, और यहाँ पे कह रहा है कि हाँ भूमध्य रेखा पर 55 है और उधर जाकर 6000 है, तो गलत हो ही गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 71। कह रहे एक तरफ ज्वालामुखी दिया हुआ है और एक तरफ देश दिया हुआ है, बताइए सुमेलित करके कौन कहाँ का है? पेरिकुटिन है, ताल है, सबनकाया है और कराकाटुआ है। इसमें देखिएगा अगर मैं आपको बताऊं तो 2-3 पॉइंट से कराकाटुआ और पेरिकुटिन जो है आपके पीवाईक्यू को 2 पॉइंट्स, अगर आपने पीवाईक्यू को चेस कर रखा हो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। पेरिकुटिन जो है आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा मैक्सिको में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पड़ेगा मैक्सिको में। और जो ताल है ये आपका पड़ेगा फिलीपींस में, फिलीपींस आपका ऑप्शन सी पर है। सबनकाया आपका मिल जाएगा कहाँ पर? पेरू में, ये आपका डी। और कराकाटो आपका इंडोनेशिया, तो आप जानते ही हैं डी का पहला अगर जाते तो उस हिसाब से ऑप्शन देखते डी का पहला 2 ऑप्शन कटता,
है ना। पैराकोटिन मैक्सिको 2 आएगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 71 का क्या है, डी। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये जो पॉइंट्स हैं इसमें जो आ रहा है उसको अ, देख ले, और जो नहीं आ रहा उसको नोट कर ले। तो पैराकोटिन मैक्सिको, ताल बताया फिलीपींस, सबन काया पेरू, और एक क्रोकोटोआ इंडोनेशिया। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट, और खासकर में जो रिसेंटली में न्यूज़ में रहे हो, खासकर इंडोनेशिया के बहुत सारे ज्वालामुखी न्यूज़ में रहते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 72 नंबर का है, असत्य कथन बताना है। असत्य कथन का चयन कीजिए। 4 स्टेटमेंट है, जब तक हम इसको रीड करें ध्यान से आप ये सुनिएगा और समझिएगा। कह रहा है विश्व का पहला जूट उद्योग जो स्कॉटलैंड के डुंडी में स्थापित किया गया था। बी कह रहा है भारत में जूट उद्योग की जो शुरुआत है रिशेरा कोलकाता में पहली मिल की स्थापना के साथ हुई। भारत में आधुनिक तरीके से जो पहली मिल है ऊनी मिल, तो उसकी स्थापना 1876 में कानपुर में की गई। या देश में आधुनिक ढंग से जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका प्रथम कारखाना जो स्थापना 1918 में फोर्ट ग्लोस्टर में हुई। 4 ऑप्शन इसमें कह रहा है, कौन सा एक ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर गलत है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो है आपका डी वाला गलत है, डी गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। स्टेटमेंट की बात हुई, हमसे पूछा क्या गया है, असत्य कथन, तो सत्य है आपका डी। अब असत्य क्यों है डी, ये भी जान लीजिए। देखिएगा आधुनिक जो ये कारखाना स्टार्ट किया गया ये 1918 में नहीं, ध्यान दीजिएगा 1818 में, ठीक है। 1818 में पोर्ट ब्लेस्टर में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। तो ये पॉइंट सही है, लेकिन बस जो है आपका ईयर की वजह से ये पॉइंट आपका गलत खो जाता है, ठीक है। और इसको ध्यान दीजिएगा 1854 में प्रथम सफल सूती मिल कारखाने की जो स्थापना की गई थी डाबर के द्वारा मुंबई में की गई थी, ठीक है। और 1854 में सफल सूती सूती वस्त्र था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सूती वस्त्र उद्योग जो था ये 1818 वाला है, और जो एक 1854 में जो है सफल तरीके से इसको स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर जो है आपका पहला दूसरा तीसरा सही है स्टेटमेंट, बाकी गलत कौन सा है, आपका ऑप्शन डी गलत है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। डेन्यूब नदी जो है कॉर्पेथियन पर्वत को काटती हुई काला सागर में गिरती है, ठीक है, काला सागर में गिरती है कह रहा है। दूसरा कह रहा है वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें साथियों बात करेंगे ऑप्शन से, मतलब स्टेटमेंट पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी डेन्यूब जो है, डेन्यूब नदी यहाँ पे कार्पेथियन पर्वत को काटती हुई काला सागर में गिरती है। अभी कल वाले टेस्ट सीरीज में आया था कि डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है, तो ये काला सागर में, कल पॉइंट ही हम लोग डिस्कस किए थे। और कल वाला पॉइंट अगर जिनको तैयार हुआ पिछली वाले टेस्ट का, उनको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा कह रहा है वोल्गा जो यूरोप की सबसे लंबी नदी, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी दोनों स्टेटमेंट जो आप क्या है सही है। हमसे पूछा क्या है सही, दोनों दोनों ए और सी दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। 74 नंबर क्या कर रहा है, 74, रामपुर जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा इस तरह की परियोजना से संबंधित सवाल किस नदी पर स्थित है, या फिर एक तरफ 4 परियोजना का नाम दे दे और मिलान करने के लिए सुमेलित कीजिए, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन कह रहा है चिनाब, सतलज, है ना, और यमुना, रामगंगा और यमुना। प्रश्न संख्या 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिएगा ऑप्शन बी, सतलज। जो रामपुर जल विद्युत परियोजना है ये सतलज नदी पर है, लेकिन कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, एचपी यहाँ लिखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू जिला है वहाँ पर ये स्थित है। और यहाँ से अगर आप बात करें 412 मेगावाट की संचालन होती है यहाँ पे, 412 मेगावाट का संचालन। और कब से ये किया जा रहा है, तो 2014 से जो इसका संचालन किया जा रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कई बार जो इसका विवाद में भी रहा है उस पर नहीं जाना है, लेकिन रामपुर जल विद्युत परियोजना सतलज नदी और कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। 75 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो विश्व दोआब, वारी दोआब, रचना दोआब और चाइल दोआब, ये 2 नदियों के बीच का जो दोआब है उनको बताया गया कौन किस नदी के बीच का है। तो ध्यान दीजिएगा कि दोआब क्या है, तो ये 2 नदियों के बीच का अगर आप क्षेत्र देखें तो 2 नदियों के, जब 2 नदियां हैं उनके बीच का क्षेत्र दोआब है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है मोस्ट फर्टाइल ये एरिया होता है, बहुत अधिक उपजाऊ होता है। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बिस्ट दोआब कह रहा है ब्यास और सतलज, ठीक है, बिस्ट और बारी, रावी और ब्यास, जो रचना रावी चिनाब, शाज जो चिनाब सतलज। तो इसमें जो गलत है सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, शाज दोआब जो कह रहा है शाज दोआब। ये आपका चिनाब और झेलम, चिनाब सतलज नहीं होगा, यहाँ पे झेलम होगा, क्या होगा, चिनाब और झेलम के मध्य का क्षेत्र है। बाकी पहला आपका सही है, दूसरा सही, तीसरा, ये तीनों में तीनों सही इसमें आपके सुमिलित है। और गलत कौन सा था, तो छाछ दोआब, इसमें जो है चिनाब और
सतलज की जगह पे झेलम। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 76। नींबू जो है वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है? कह रहा विषुवतीय क्षेत्र, भूमध्य क्षेत्र और मरुस्थल वाया या अल्प पात्र क्षेत्र। प्रश्न संख्या 76 का अगर आप आंसर की तरफ जाए तो नींबू वंश का जो फल है वो महत्वपूर्ण कहाँ का एक क्षेत्र है इसके लिए, तो भूमध्य सागरीय है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागर क्षेत्र जो है उत्कृष्ट और लाभकारी कृषि क्षेत्र माना जाता है, ये कृषि क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो है विश्व के बागानों की भूमि के भी नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को अगर पूछें कि विश्व के बागानों के भूमि के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न 77 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ऋतुवतीय प्रक्रिया शीतकाल के जो है शीतकाल में भारत के दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, दक्षिण पूर्व भाग क्या कह रहा है, भारत के अगर देखें साउथ, दक्षिण और पूर्व भाग में, इस साइड में अगर आप कह रहा है दक्षिण पूर्व भाग में, कह रहा है शीतकालीन मानसून, लौटा हुआ मानसून, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्ब, तीन में से कौन सा आपका इस पे काम करता है? सही उत्तर का चयन करना है, केवल दो, एक और दो, एक तीन या उपयुक्त सभी आप ये ऑप्शन होंगे। तो प्रश्न संख्या 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, एक और दो। यानी जो आपके इस दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा के लिए कौन कौन शीतकालीन और लौटा हुआ मानसून जो है पश्चिमी विक्षोभ से अगर आप देखें तो उत्तर भारत का पश्चिमी भाग, ठीक है, उत्तर भारत का जो है सिर्फ पश्चिमी भाग जो है यहाँ पे होता है। और कुछ कुछ बूंदाबांदी अगर आप देखो उत्तर भारत के पश्चिमी भाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इधर थोड़ा सा चला आता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण मोस्टली जो है आपका उत्तर भारत का पश्चिमी भाग ही प्रभावी होता है। और यहाँ पर जो है दो पॉइंट है आपके शीतकालीन मानसून और लौटा हुआ मानसून। यहाँ से ये लौटा हुआ मानसून अगर आप देखें तो इस मानसून से जो आपका दिसंबर मार्च में होता है, और शीतकालीन का जो है सितंबर और दिसंबर। तो इस पॉइंट में आपका जो कोरोमंडल तट है, पूर्वी भाग का कोरोमंडल तट, ठीक है, उस तट पे आपको बारिश देखने को मिलता है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन दामोदर नदी जो है द्रोणी का भाग नहीं है? दामोदर नदी द्रोणी का भाग नहीं है, तो देखिए कह रहा बाराकार, कोनार, खरकई या कंगशावती। यहाँ पे चार नदियों के नाम है। इसमें प्रश्न संख्या 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी, खरकई जो है ये आपका दामोदर नदी द्रोणी का भाग नहीं है। ठीक है, बाकी तीन जो है आपके दामोदर नदी द्रोणी के भाग है, यानी बराकार, कोनार और कंगशावती। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 79 नंबर। निम्न में से कौन से गुण सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली, फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर जो केंद्रीय संस्थान है कटक, भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान देहरादून, भारतीय मृदा संस्थान आपका भोपाल। इसमें चार संस्थान में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका पहला ही सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान आपका नई दिल्ली में नहीं है, तो कहाँ पर है ये भी बता दीजिए। ये आपका आनंद आनंद गुजरात में, कहाँ पर, ये गुजरात में स्थित है। और बाकी अन्य युग्म आपके सही सुमेलित है, बी सी डी आपके सही है स्टेटमेंट के अनुसार। हमसे पूछा है कौन सा कौन गलत है, तो आपका पहला गलत है और ये हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रहेगा अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है थीन परियोजना स्थित है। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है रावी नदी पर, चेनाब, झेलम या ब्यास नदी पर। चार ऑप्शन है, पटाखे उत्तर कीजिएगा। थीन परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी नदी। ये जो है थीन परियोजना रावी नदी पर स्थित है, और इस पर जो है थीन बांध का निर्माण जो है अगर आप लगभग देखें 1982 ईस्वी में इसको शुरू हुआ था और लगभग 99 तक बन के ये पूरा हुआ था। इस परियोजना से जिस जिन राज्यों को लाभ मिलता है अगर आप देखें तो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीन राज्यों को इससे लाभ मिलता है रावी नदी पर थीन परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न वायुमंडल के बारे में पूछ रहा है। वायुमंडल के बारे में सत्य कथन बताना है, तो ध्यान से पढ़िएगा और देखिए कौन सा इसमें सही है। कह रहा औद्योगिकरण के पूर्व वायुमंडल विशुद्ध एक गैसीय मिश्रण था। बी कह रहा वायु में निलंबित उड़कल है, वो मानव जनित विशुद्ध एक गैसीय मिश्रण था। और सी कह रहा जलवाष्प और उल्कण की मात्रा और सांद्रण वायु में काफ़ी तेजी से बदलते हैं, जिसमें मौसमी दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डी कह रहा CO2 CH4 या N2O जो इत्यादि के दीर्घकालीन सांद्रता में जलवायु परिवर्तन होता है। कह रहा कौन सा इसमें सही है? एक ही स्टेटमेंट आपका इसमें सही होगा, है ना, 81 इसमें जो आपका सही स्टेटमेंट है वो अगर आप ध्यान दें तो आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या है इसमें सही है। अगर बात करें CO2 और मीथेन इन सब का
दीर्घकालिक और सांद्र रहेगा तो जलवायु परिवर्तन होता है। यानी यही डी आपका सही है, ये सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 3 आपका अगर गलत है तो क्यों गलत है उसके ऊपर देख लीजिए। ये कह रहा है कि औद्योगिकरण जो है के पूर्व वायुमंडल विशुद्ध गैसीय मिश्रण था, तो इस तरीके का नहीं है। ये जो है उसके बाद जो गैसों का मिश्रण इसमें बना और लगभग ये बहुत पुराना है। इसमें कहना है कि औद्योगिक विशुद्ध गैसों का मिश्रण है, ये बात बिल्कुल गलत है। उसके औद्योगिकरण के जो उक्ति बाद में बहुत सालों बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, है ना? 18वीं सदी अगर आप जानते हो औद्योगिकरण के स्टार्ट हुए, उसके बाद में सब चीज़ें स्टार्ट हुई। लेकिन अगर देखें जलवाष्प धूल कण है, ये तो बहुत पहले से वायुमंडल के घटक रहे हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। वायु में निलंबित जो धूल कण है वो मानव जनित विशुद्ध एक गैसीय मिश्रण था, ये कह रहा है। तो निलंबित जो धूल कण है ये वायु जो है ये प्राकृतिक है, ठीक है? निलंबित जो धूल कण है ये प्राकृतिक है, एकदम से आप मानव जनित इनको नहीं कह सकते। हाँ, मानव जनित क्रियाओं से इनका सांद्रण बढ़ता ज़रूर है, लेकिन ये टोटली जो है मानव जनित नहीं है। तीसरा कह रहा है जलवाष्प और धूल कणों की मात्रा में काफ़ी तेज़ी से बदलते हैं, जिसमें मौसमी दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर ये चीज़ें बदलेंगी तो नो डाउट है इसमें क्या होगा, मौसमी घटनाओं को देखने को मिलेगी और ये ऋतु के परिवर्तन के कारण ही वो होता है। ठीक है? तो इसमें कई सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है ना? सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए फिर स्टेटमेंट वाला, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क 100% पुनर्चक्रीय संसाधन है, इस्पात 100% पुनर्चक्रीय है और इस्पात का प्रति टन जो पुनर्चक्रण है 1400 किग्रा से अधिक लौह खनिज की 740 किग्रा के कोयले की बचत करता है और लघु इस्पात संयंत्र बृहद इस्पात संयंत्रों की तुलना में लौह खनिज तथा कोकिंग कोयले का उपयोग कम करते हैं। बताना इसमें कौन सा आपका सत्य कथन है, 1 और 2, 2 3, 1 2 3 या उपरोक्त सभी। इसी तरीके के प्रश्न अगर आपको 5-6 मिल जाए लगातार पेपर में तो दिमाग एकदम घूम जाता है कि भाई कौन सा सही है कौन सा नहीं है ना? तो पेपर के सेटअप पे भी कई बार डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा होना है। 82 था, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 ऑप्शन इसके सही है, इस्पात 100% पुनर्चक्रीय ये सही है। और क्या कह रहा है इसमें, सत्य कथन पूछा था ना 82 का, अगर आप देखेंगे 2 और 3 इसमें कह रहा है और क्या है सत्य पूछा था। हाँ ठीक है चलिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट जो इसमें कह रहा है कि लौह अयस्क जो 100% पुनर्चक्रीय संसाधन है बिल्कुल गलत है। कि लौह अयस्क जो है ये आपका क्षयशील पदार्थ है ना? संसाधन, इसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। इस्पात 100% पुनर्चक्रीय, ये बात बिल्कुल सही है और ये आपका थर्ड वाला भी ऑप्शन सही है। बात करेंगे कि इसमें चौथा ऑप्शन की, इसमें जो बृहद इस्पात कह रहा है और लौह खनिज के बारे में कोकिंग कोयले कम को करता है, तो ये आपका भी ये भी गलत है क्योंकि ये जो है कोकिंग कोयले का जो वो करता है उसमें जो है क्या करता है कि स्टील का उपयोग करता है, ना कि लौह अयस्क का। इसमें लौह अयस्क का उपयोग नहीं होता, स्टील का उपयोग होता है। तो इसमें 2 और 3 आपके सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 83। 83 क्या कह रहा है इसको देखिएगा, फिर एक तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक में से कौन सी इसमें सही सुमेलित है। फिर इसमें एक कोई सही सुमेलित है, 3 गलत है। शिव समुद्रम प्रपात जो है, चंबल नदी, धुआंधार प्रपात, कृष्णा नदी, जोग प्रपात, नर्मदा, गोकाक जल प्रपात, घाट प्रवाह नदी। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है, तो होगा ऑप्शन आपका जो है डी, वो गांव जलप्रपात घाट प्रवाह नदी, ये आपका बिल्कुल सही है। बाकी 3 आपके क्या है गलत है, ये आपके सही सुमेलित नहीं है। तो फिर बता दीजिए क्या क्या इसमें। शिव समुद्रम प्रपात की अगर आप बात करेंगे तो ये जो है आपका चंबल नहीं, कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बोल रहे हैं। और धुआंधार जलप्रपात जो है कृष्णा नदी पर नहीं है, ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर पड़ेगा आपका। और जोग जलप्रपात जो है ये आपका शरावती नदी पर, कहाँ पर? शरावती नदी पर पड़ेगा जोग जलप्रपात। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना? हमारा यहाँ पर सही उत्तर डी हो जाएगा। बाकी 3 गलत वाला हमने आपको बता दिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, T4 नंबर। वन प्रकार दिया हुआ और प्रदेश दिया हुआ, अल्पाइन, पतझड़, उष्णकटिबंधीय, कच्छ वनस्पति, है ना? सुमेलित करना है कौन कहाँ पर होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अल्पाइन अगर आप देखेंगे अल्पाइन कहाँ पाया जाता है, तो ये अगर स्टेट देखें तो ये अल्पाइन आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पतझड़ वन आप कहाँ मिलेगा, तो ये आपका राजस्थान में मिलेगा। उष्णकटिबंधीय वन की बात करेंगे तो ये साइलेंट वैली में चला जाएगा। और कच्छ वनस्पति आपका सुंदर वन में। ठीक है, तो डी का पहला और ए का चौथा, ए के चौथा से जाएंगे 2 ऑप्शन कटेगा, डी के पहला से आएंगे तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कि ध्यान दीजिएगा किस तरीके की जगह है, किस तरीके के यहाँ पे वन है। पतझड़ तो आपको सीधे सीधे राजस्थान सही दिख रहा होगा। उष्णकटिबंधीय आपका साइलेंट वैली
कच्छ वनस्पति आपका सुंदरबन हो ही जाएगा और अल्पाइन आपका अरुणाचल प्रदेश यही बचता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का 85 नंबर, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ऊर्जा संयंत्र है और संबंधित राज्य है। ठीक है, तो पतरातू झारखंड, तुबाल पहाड़ी जो आपका हरियाणा, चमेरा पंजाब, मुपंडाल जो है तमिलनाडु, इसमें एक कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 85 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमेरा जो पंजाब कह रहा है ये आपका गलत है। चमेरा जो जल विद्युत ये योजना है ये आपका कहाँ पर है? पंजाब में नहीं है, एचपी में है। एचपी में बोले तो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, रावी नदी पर। किस नदी पर? चमेरा जो है जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। बाकी तीन आपके जो है सही सुमेलित है। आपका ये झारखंड सही है, ग्वाल हरियाणा वाला, और पंडाल जो तमिलनाडु, ये आपके तीनों सही है। गलत सी था, सी का हमने बता दिया, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 86 नंबर क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव या युगांडा, चार देश के आपके पास ऑप्शन है 86 का जो है। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है आपके कुल मिला के 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 13 देशों से होकर गुजरती है, जो स्थल और जल मिला के पूरा 13 देशों को गुजरती है। तो उसमें आपको ध्यान में रखना पड़ता है कौन सा आपका नहीं है, तो उसको बी से तक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करके दिया हुआ है, क्या कह रहा है इसमें। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 87 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? एकांगुआ चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। माउंट सुमेरु कह रहा है इंडोनेशिया, और जावा का जो सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट ताल मेक्सिको के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में से विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। कौन एक सही सुमेलित नहीं? बाकी तीन आपका इसमें सही है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो है आपका सी, माउंट ताल, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। माउंट ताल जो है आपका फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का? फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है क्या माउंट ताल, यानी ये गलत हो जाएगा। और एकांगुआ आपका सही है, माउंट सुमेरु सही है, और कोटोपैक्सी सही है, तो इस हिसाब से सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 88 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खादर मिट्टी की जो जल धारण क्षमता कह रहा है अधिक होती है तथा यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। बांगर एक नदी घाटी से दूर ऊंचे क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, और यह बहुत पहले बना होता है, इसमें मोटे खड़ होते हैं। बताना इन दोनों में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक हो तो दोनों, नौ तो एक, नौ तो दो। तो प्रश्न संख्या 88 का अगर आप देखें, उसमें जो दिए गए दोनों कथन है अपने आप में दोनों सही है। खादर मिट्टी और बांगर के सम्मिलित दोनों कथन सही है, तो सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो खादर मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बांगर जो है आपका मोटा, ये सफल होता है, और नदी घाटी से ये दूर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 89। 89 क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। मेडागास्कर के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। मेडागास्कर हिंद महासागर में से सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है, जो मोजाम्बिक जल संधि द्वारा अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग हुआ है। दूसरा कह रहा है मेडागास्कर वनीला द्वीप राष्ट्रों का हिस्सा है, जो 6 द्वीप मेडागास्कर, बाकी ये मेर्टो, कोमोरोस, मॉरिशस है ना, सेशेल्स, सीरी यूनियन देशों का समूह। बताना है इसमें कौन सा आपका सही है। ठीक है, पूछ क्या रहा है हमसे, उपरोक्त में से सही कथन का चयन करना है। कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, नौ तो एक, नौ तो दो। तो ध्यान दीजिएगा, मेडागास्कर के संबंध में पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लौंग का द्वीप कहा जाता है? तो जांजीबार, सोमालिया, जाम्बिया, योकोको में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या जो है 90 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जंजीबार। लौंग का द्वीप क्या है? ऑप्शन ए, जंजीबार को कहा जाता है। ये एक हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। कहाँ पे? हिंद महासागर में स्थित द्वीप है, और यहाँ लौंग और इलायची की खेती की जाती है। और ध्यान दीजिएगा कि जांजीबार जो है यहाँ पे विश्व का लगभग 90% आपका जो है लौंग का उत्पादन यहीं पर होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है 91, निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर पश्चिम तट पर स्थित है? यूक्रेन, रोमानिया, टर्की, बुल्गारिया या जॉर्जिया। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा आपका यहाँ पर है। काला सागर जो है एक इसके इस तट पर पश्चिम के उस पे स्थित है, पश्चिम तट पर है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 92 का किस प्रश्न पे हम लोग 91, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4। ठीक है,
रोमानिया और बुल्गारिया जो है ये दो आपके अटलांटिक महासागर के जो है इस साइड पे इसमें पश्चिमी तट पर ये है ना, पश्चिमी तट पर अगर आप देखें वेस्टर्न साइड पर काला सागर है। बाकी अगर इसकी सीमा की बात करें तो इसमें रूस है ना, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया सब शामिल है। तो ये सब इसके क्या है उसके तट पे, लेकिन पश्चिम पर क्या है इससे पे यही दो है कौन, रोमानिया और बुल्गारिया। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है एक तरफ सुशी नगर का दिया हुआ, एक तरफ नदी दिए हुए, कौन किस नदी के किनारे स्थित है। मिलान करना है तो पर्थ आप जानते हैं, पर्थ आपके किस नदी, अभी कल वाले टेस्ट सीरीज में पर्थ वाला पॉइंट आया था, हमने आपको बताया भी था। पर्थ जो आपका स्वान नदी, ठीक है। तीसरा स्वान नदी, रॉटरडाम जो है बहुत फेमस 2 IQ का प्रश्न है ये। आपका राइन नदी, रंगून आप जानते हैं ये इरावदी है नदी के किनारे है, और बियना आपका डेन्यू। फटाक से मिल तो गया ऑप्शन। अब यहाँ से अगर आप देख ले मिला ले ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा 92 का, तो आपका ऑप्शन बी, ए का तीसरा, बी का चौथा था, है ना, सी का पहला था। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इस तरह के प्रश्न जो है ज़्यादातर PYQ से ही बनते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को लग रहा है कि सिर्फ पढ़ ले रहे हैं, तो साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, पढ़ बहुत सारे लोग रहे हैं, सिलेक्शन सिर्फ कुछ का होना है। और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका जो है ना, एरर कम होगा। एरर इन द सेंस सिली मिस्टेक्स कम होगा। ऐसा लगेगा ये प्रश्न पढ़ा हुआ था लेकिन हम लगाते टाइम गलत कर दिए। इन गलतियों से बचने के लिए आपको ध्यान देना है किस पे, प्रैक्टिस पे। किस पे, प्रैक्टिस पे। और प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही आपको परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है पर्तस्वान, रॉटरडैम आपका राइन, रंगून इरावदी और वियना डेन्यू। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 93 नंबर क्या कह रहा है, संस्थान दिया हुआ है और उसकी स्थिति दी हुई, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है इसमें, देखिएगा इसमें जो है कोई एक नहीं, कोई एक से ज़्यादा भी हो सकता है जो असुमेलित हो। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान कह रहा है पुणे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भोपाल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट नई दिल्ली। तो बताइए फटाफट इसमें कौन आपका सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। इसमें जो ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं पूछा था तो दूसरा और तीसरा, ये आपका सुमेलित नहीं। भारतीय वन जो प्रबंधन संस्थान है ना, ये आपका कहाँ पर है, देहरादून में नहीं है, ये आपका भोपाल में है। पहला चीज़, ये सब हम शॉर्ट नोट्स में आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान भोपाल में न होकर आपका कहाँ पर है, ये आपका देहरादून में। कहाँ पर, देहरादून में है, ठीक है। पहला आपका सही है और चौथा सही है। ऑप्शन में चलेंगे 2 और 3 किस में मिलेगा हमको, ऑप्शन बी में, 2 और 3 बी में मिलेगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो हम आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, ठीक है, PYQs के और बाकी चीज़ों के, वो आपके लिए एकदम रामबाण है। आप पूरा एंशिएंट पढ़िए, मॉडर्न पढ़िए, वो आप पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स, उन टॉपिक्स का बारंबार रिवीजन करके ही आप जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, है ना, और प्रैक्टिस करते रहिए। 94 का देखेंगे, जिनमें कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में कह रहा सुबनासिरी, जिया बरेली, कामेर, तंसरी। बताइए कौन से इसमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो देखिएगा इसमें आपको जितनी सारी नदियों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारी की सारी नदियाँ जो है सुबनासिरी, जिया बरेली, है ना, ये, और इसमें क्या आखिर है, कामेर, तंसरी, सब के सब क्या है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। और इसके साथ साथ एक और तीस्ता है, कौन सा, तीस्ता नदी, लोहित है, लोहित सुबनासिरी तो दिया ही है ना, लोहित हो गया। तो ये सब क्या है, इसके सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला कह रहा है 95 नंबर के कथनों पर विचार करिए। 4 कथन दिया हुआ है, अब पूछा है इसमें से क्या है पहले असत्य कथन। तो ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न पढ़िए जो स्टेटमेंट वाला है, और नीचे एक बार जरूर देखिए सत्य पूछ रहा है का असत्य, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना रहता है। तो कह रहा है थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में पाई जाती है। भील जनजाति गुजरात, छत्तीसगढ़ इन सब निवास करती है। संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। भील जनजाति में घूमर नृत्य, क्या आपको लग रहा है ये सही होगा। 95 का अगर आप देखें तो, है ना, मंगानियार पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। गोंड जो है गोंडवाना के मूल निवासी है जो स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए इन चारों ऑप्शंस को और बताइए कौन कौन सा गलत होगा। प्रश्न संख्या 95 का, ठीक है। 95 का अगर आप देखें तो इसमें जो आपका कह रहा है गलत है, इसमें आपका ऑप्शन जो है केवल 3 आपका इसमें गलत है, बाकी आपके सही है, 1, 2 और 4 सही है ना, ठीक है। तो आपका पहला सही है, दूसरा सही, चौथा सही है। ये देखिएगा मंगनिया जो है पश्चिम बंगाल नहीं, ये आप देखेंगे मंगनिया जो है राजस्थान में आपका ये फेमस है। राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। तो सिर्फ जगह की वजह से गलत हुआ, पश्चिम बंगाल नहीं राजस्थान होगा।
और ये अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है, और ऑप्शन में अगर हम जाएँगे तो केवल आपका 3 आंसर खो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 96 नंबर क्या कह रहा है, सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा क्या है? 4 ऑप्शन है, फटाक से आंसर को रीड कीजिए और रीड करके बताइए कि इसमें कौन-सा सही आंसर आपका होगा 96 का। तो देखिएगा इसमें सही परिभाषा जो ऑप्शन सी होगा, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता का अनुपात को ही क्या कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो इसमें हम आपको बाकी ऑप्शन नहीं रीड किए इसलिए कि जो सही है सिर्फ उसको जानिए कि डेफिनेशन है, तो सही वाला ही ज़्यादातर अगर आप फोकस करेंगे तो आपका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है 97 नंबर, कोरियोलिस बल के बारे में विचार करना। दूधिया कोरियोलिस बल के बारे में कह रहा है, इसका प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में पवनों के बाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाता है, या ध्रुव पर सर्वाधिक विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है। तो बताइए कौन सा इसमें सही है? क्या लग रहा है आपको 97 नंबर में क्या होगा, है ना? तो पहली चीज़ तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा सही है। ये ध्रुव पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर आपका अनुपस्थित होता है ना? ये ध्रुव पर पौने तो दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है, विषुवत रेखा पर इसका मान बहुत कम होता है। और ये जो स्टेटमेंट आपका दिया पहला गलत है, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट है वो आपको उलट दिया हुआ है। यानी उत्तरी गोलार्ध में पौने दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में जो है बाईं ओर। दक्षिण गोलार्ध में जो है बाईं ओर होती है और उत्तरी में दाईं ओर। ये चीज़ आपको उलट दी है, इस वजह से गलत होता है। दूसरा सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका केवल सही उत्तर हो। तो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 98 नंबर का है कि जलप्रपातों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हुंडरू जलप्रपात, जोग, कुंचिकल और दूधसागर, इनको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा, सबसे ऊंचाई के आधार पर अगर आप देखें तो आपका सबसे पहले आएगा 3 कुंचिकल जलप्रपात। ये कुंचिकल जो है आपका लगभग 4 साढ़े 400 के आसपास है। तो 3 पहले पे देखिए कहाँ मिल रहा है, 2 ऑप्शन कट गया। 3 के बाद से कुंचिकल के बाद से अब आएगा आपका कौन सा, दूधसागर। तो ये चौथे पे है, 3 के बाद 4, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले आपका कुंचिकल, फिर दूधसागर, उसके बाद से जोग, फिर हुंडरू। ये 4 हैं, आपको ऊंचाई याद रहेगी तभी आप कर पाएंगे। तो इस तरीके थोड़ा सा एक अंदाजा रहे कौन कितने मीटर पर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 99 क्या कह रहा है कि विचार करना है, भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग कहलाती है। विश्व प्रसिद्ध जो उलंग है किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। बताना इसमें से कौन सा आपका असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 99 में अगर आप देखें तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई असत्य नहीं है। तीनों के तीनों सत्य हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है। तो प्रश्न कई बार ऐसे भी पूछता है कि कौन सा इसमें नहीं है, तो नहीं वाले में इसमें कोई नहीं मिला है। सत्य पूछा था, अगर आप सत्य हैं तो जाते तो सी पे चले जाते हैं। तीनों सही है, फटाक से अगर सी लगाते तो गलत हो जाता। हमसे पूछा था असत्य का था, तो असत्य हम देखेंगे, इसमें कोई नहीं है, पहला भी सही, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 100 क्या कह रहा है, पृथ्वी की आंतरिक दशाओं की जानकारी प्राप्त करने में प्राकृतिक स्रोत के रूप में नहीं है। ज्वालामुखी, उद्गार, घनत्व, भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, नेचुरल तरीका, कौन सा प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है ना इसमें। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा आपका ऑप्शन जो है, हाँ, इसमें सी, ठीक है। सी जो है आपका, ये घनत्व जो है आपका प्राकृतिक तरीका नहीं है, ये आपका अप्राकृतिक होगा, जिसमें घनत्व, ताप, दबाव आएंगे। प्राकृतिक रूप में आपका ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंपीय तरंग, गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा, इसके आगे का देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।